रहा है, ध्यान से आप लोग देखेंगे और आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम? मोमेंटम की यूनिट क्या होती है? तो इतने दोस्त है फिर भी गलती कर रहे हो। आप लोग जानते हैं दोस्तों मोमेंटम क्या होता है? अगर कोई एम मास की बॉडी अगर वी वेलोसिटी से मोशन कर रही है तो मोमेंटम संवेग का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, तो किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड, या फिर मैं इसको ये भी लिख सकता हूं सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड की पावर -1 हो जाएगा। तो राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है क्या दोस्तों? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। ये क्वेश्चन, व्हिच यूनिट इज यूज्ड टू मेजर द साउंड? साउंड को मेजर करने में किसका इस्तेमाल करा जाता है दोस्तों? डेसिबल का करा जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हर्ट्ज तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट है, ओम रेजिस्टेंस की है, वोल्ट आप लोग का पोटेंशियल डिफरेंस का विभवांतर का है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। तो राइट आंसर सिर्फ और सिर्फ 25% के द्वारा दिया जा रहा है। क्वेश्चन देखा तो करा करो दोस्तों। आप लोगों को बोला जा रहा है कौन सी मात्रा और इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है। फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज, सर ये तो बिल्कुल अच्छी तरीके से सुमेलित है, ये बिल्कुल सही है। आप लोगों को पता है प्रेशर जो होता है, दाब जो होता है, उसका मात्रक पास्कल होता है, ये भी बिल्कुल सही है। आप लोगों को पता है दोस्तों जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होता है, ये आप लोगों का क्या होता है? तो आपका जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होता है इसको हम लोग चालकत्व भी बोलते हैं। सर ये क्या होता है? आप लोगों का ये होता है 1 अपॉन रेजिस्टेंस, यानी दोस्तों प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही हम लोग बोलते हैं कंडक्टेंस चालकत्व। इसकी यूनिट क्या होगी? तो दोस्तों इसकी यूनिट होती है आप लोगों की ओम इनवर्स। भैया इसकी ओम होती है तो 1 अपॉन ओम क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स। और इसी को बोला जाता है दोस्तों मो, और इसी को ही बोला जाता है दोस्तों सीमेन। यानी आप लोगों का ये वाला भी बिल्कुल सही है। तो एक ही आप लोगों का बचा जो कि गलत हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स की जो यूनिट होती है वो आप लोगों की वेबर होती है। जो टेस्ला होती है वो मैग्नेटिक फील्ड की होती है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गलती ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट क्या है दोस्तों? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? आप लोगों को मान लीजिए आप लोग यहाँ से यहाँ पर गए तो इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही, न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन बोला जाता है। और विस्थापन को आप लोग मापोगे कैसे? मीटर में ही तो नापोगे। राइट आंसर आपको जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत जन आंसर मीटर पर सेकंड दे देते दोस्तों। ये वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी क्या होता है? आप लोगों का विस्थापन बट्टे समय। वेग क्या होता है आप लोगों का? विस्थापन बट्टे समय। तो विस्थापन का मात्रक होता है आपका मीटर और समय का होता है सेकंड। तो मीटर पर सेकंड आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताइए। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता दूं, ऑप्शन बी वाले तो सबसे बड़े बेवकूफ है दोस्तों। आप लोगों से कार्य पूछा गया है, आंसर किसमें आएगा? जूल में आएगा। तो भैया ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। पास्कल हो सकता है कि ये भी नहीं हो सकता। तो या तो ये होगा या तो ये होगा। चलिए, आप लोग जानते हैं वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। लेकिन आप लोगों को बोला जा रहा है दोस्तों वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है, यानी जिस दिशा में आप लोगों ने फोर्स लगाया इसी दिशा में आपका विस्थापन हो रहा है। दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 0, और 0 का मान होता है वर्क। यानी वर्क का फॉर्मूला क्या हो गया? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कितना फोर्स है? 20। विस्थापन कितना हुआ? 4 मीटर का, तो 20 इंटू 4 80। और वर्क का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों 110 जूल। देखिए मैंने आप लोगों को बताया था फ्रेंड्स, एम मास की कोई भी बॉडी हो उसको अगर आप लोग एच ऊंचाई पर लेकर जाते हैं तो आप लोगों को कितना वर्क करना पड़ता है? एमजीएच करना पड़ता है। क्लियर है क्या? तो एम कितना है दोस्तों? 10 किलोग्राम है। जी आपका कितना है? 9.8 लो क्या? नहीं दोस्तों, देखो अगर आपका कोई भी आंसर आपका पॉइंट में नहीं है तो आपका जी क्या ले लो? 10 ले लो। पर एच कितना दिया हुआ है आप लोगों को? 1.1 मीटर। ठीक है, तो 1.1 लिख लो। ये पॉइंट हटाया आपका 10 आ गया, तो 1 10 से ये 10 कटा, 11 इंटू 10 110 हो जाएगा। और वर्क का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोगों की स्क्रीन पे बताइए। थोड़ा सा न्यूमेरिकल समय एक्स्ट्रा देता हूँ इसमें ना, कर लो आराम से। तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। देखिए आप लोगों को पूछा क्या गया है कि 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 10 सेकंड में 43 सीढ़ी चढ़ता है। ठीक है, तो दोस्तों 43 सीढ़ी है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे करके 43 सीढ़ी है। तो दोस्तों आप लोगों को प्रत्येक सीढ़ी की जो ऊंचाई है वो 15 सेंटीमीटर, सभी की 15 सेंटीमीटर है। तो टोटल हाइट कितनी हुई फ्रेंड्स? आप लोग बोलेंगे 15, एक्स की कितनी है? 15 है, और टोटल 43 है। तो आपका आ जाएगा इतना टोटल सेंटीमीटर आप लोग का आ जाएगा। आप लोगों से क्या पूछा गया है? शक्ति बताओ। तो दोस्तों पहले तो आप लोग इसको मीटर में कन्वर्ट करो, तो 50 इंटू 43 अपॉन 100 ही आपका मीटर में आ जाएगा। आप लोग जानते हैं शक्ति का तो पावर होता है रेट ऑफ वर्क डन। तो कितना वर्क हुआ? मैंने क्या बोला? एम
मास की कोई चीज अगर एच हाइट तक जाती है दोस्तों, कितनी हाइट तक गई, यहाँ से एच हाइट तक गई तो वर्क कितना होता है mgh, तो मास कितना था 50, जी कितना है 10, एच कितना हो जाएगा टोटल 15 इंटू 43/100, और ये कार्य कितने सेकंड में करा गया दोस्तों, 10 सेकंड में किया गया है। तो जब आप लोग सब इसको सॉल्व करोगे दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 5 से ये गया आप लोग का, 2 बार में ये गया, 3 बार में 5 से 15 इंटू 43/2 करोगे तो आप लोग आ जाएगा 322.5। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, ये वाला ऑप्शन तो आप लोग ऐसे हटा सकते थे, ये वाला ऑप्शन तो आप लोग ऐसे हटा सकते थे, क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है पावर का जो मात्रक होता है वो वॉट होता है। क्लियर है क्या? तो जूल तो हो ही नहीं सकता, मीटर इंटू सेकंड तो हो ही नहीं सकता। तो राइट आंसर आपको जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी वाज डिस्कवर्ड बाय, सुबह 9:30 बजे करवाया था मैंने ये क्वेश्चन। देखिए आप लोग जानते हैं कोई भी दो मासेज होते हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये बताया था न्यूटन ने। और ये जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो कितना होता है, जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। मेरे दोस्तों ये जो कैपिटल जी होता है इसको बोलता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी डिस्कवरी किसने करी थी, कैनविश ने करी थी। कैनविश आएगा, ये कैनविश इन्होंने करी थी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, ध्यान आप लोग रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों वेट क्या होता है, mg होता है, लेकिन चंद्रमा पर जो g है वो क्या है, पृथ्वी के g का बट्टे 6 है। तो आपका भार क्या होता है, mg होता है, तो mg यहाँ पर 60 है, तो यहाँ पर कितना होगा 60/6 10 न्यूटन। ध्यान रखिए मास पे कोई भी परिवर्तन नहीं आता है अगर आप लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाओ, चंद्रमा पर जाओगे ऐसा नहीं कि मास घट जाएगा, मास होता ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। बेंजीन में सिग्मा और पाई आबंध की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8 12 एंड 3। अब दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताऊं, ये सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड ये आपकी 11वीं क्लास की केमिस्ट्री में आपने सुने होंगे, लेकिन दोस्तों 10वीं तक तो हम लोग पढ़ते ही नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन आप लोगों को रेलवे में आया है और ना ही आप लोगों को पढ़ाया जाता। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत काफी आप लोगों का कॉन्सेप्ट बताना पड़ता है। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, जब आप लोग के ऑर्बिटल आप लोगों के और ओवरलैप करते हैं तो जो आप लोगों का बॉन्ड बनता है उसको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। तो सर फिर इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करें, सीधा आप लोगों को इसका आंसर ध्यान रखना है, ठीक है? कैसे होता है आप लोगों का, पहले तो मैं ये बता दूं। देखो बेंजीन क्या होता है, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। अगर हम लोग बात करें, ये आप लोगों का एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। आप लोग बोलेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है, सबसे पहले समझे हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है। तो क्या ये हाइड्रोकार्बन है क्या? बिल्कुल है। तो ये एरोमेटिक है या एलिफेटिक है दोस्तों? एलिफेटिक का मतलब होता है जो एक सीधी श्रृंखला में होता है, और जो आप लोगों के दोस्तों एक चक्रीय रूप में होता है तो वो आपके कहलाता है कौन से, एरोमेटिक। तो दोस्तों ये बेंजीन आप लोगों को कुछ इसी प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है आपका। क्लियर, C6H6, ठीक है? तो देखो मैं आपको बता दूं ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को 3 सिग्मा दिख रहे हैं, यहाँ पर 2 सिग्मा, यहाँ पर 2 सिग्मा। तो सर कैसे याद रखें, सिंपल से याद रखो, गिन लो। देखो 3 और 2 5 6 7 8 9 10 11 12। तो सिग्मा बॉन्ड ध्यान रखो आप लोग के बेंजीन में 12 होते हैं और पाई बॉन्ड आपके कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सीधे आप लोग को ये ध्यान रखना है डाटा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। 4 ऑप्शन में सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है? तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है। दोस्तों कोई भी एटम हो, उसके जो 12 वाले कोष होता है, बाइथन कोष होता है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसको हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। दोस्तों सबसे ज्यादा तो आपकी इनर्ट गैस की होती है, क्योंकि उनका तो अष्टक पूरा होता है, वो तो वेल आप लोग स्टेबल होता है। आप अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहोगे तो दोस्तों बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हीलियम तो दोस्तों पॉसिबल ही नहीं है, इसकी तो बहुत ज्यादा होगी दोस्तों, सबसे ज्यादा चारों में से हीलियम की होगी। फिर सर कैसे करें अब? तो दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैंने आप लोगों को ट्रेंड भी बताया था। देखिए आप लोग का देखिए चारों ऑप्शन दे रखे कौन कौन से, सोडियम फ्रांसियम सीजियम। देखो ये रहा आप लोगों का सोडियम, ये रहा आप लोगों का फ्रांसियम, कहा गया, और ये रहा आप लोग का सीजियम। ये एक ही पीरियड में दोस्तों ध्यान रखेंगे, जब भी आप लोग ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, मैं क्या बोल रहा हूँ दोस्तों, जब भी आप लोग ऊपर से नीचे की ओर आएंगे या मैं बोलूं नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो दोस्तों आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, सोडियम की होगी। फिर आपकी सीजियम की होगी, फ्रांसियम की सबसे कम होगी। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसियम। बाकी मैं आपको समझा भी दूं आपकी जानकारी के लिए कि सर कैसे आप लोगों का ऊपर जाने पर बढ़ रही है। देखो इधर आओ। देखो आप लोग को एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इन तीनों से समझो। देखो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, इसका होता है 11, पोटेशियम का होता है 19। क्लियर? तो 3 एटॉमिक नंबर, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 3 है। तो पहली कक्षा में 2 आ सकते हैं, बचा एक, अगली कक्षा में चल जाएगा। 11 है, पहली कक्षा में 2 आ सकते हैं, दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 आ सकते हैं, तो 8 इसमें आ जाएंगे, बचा एक, तीसरी कक्षा में चल जाएगा। पोटेशियम में क्या हो जाएगा, पहली कक्षा में 2 आ जाएंगे, दूसरी कक्षा में 8 आ जाएंगे, बचे कितने 9। तो 9 इसमें डाल दोगे आप। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि 22वीं कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 ही रह सकते हैं, तो 9 तो हो ही नहीं सकते। तो दोस्तों इसमें कितने आ सकते हैं, 8 ही आ सकते हैं, तो ये एक ही रह जाएगा। अब मुझे एक चीज बताइए दोस्तों, लिथियम है, ये लिथियम का नाभिक हो गया, ये पहली कक्षा या आपकी दूसरी कक्षा। तो लिथियम में इधर एक इलेक्ट्रॉन है। पोटेशियम में क्या है दोस्तों, ये नाभिक हो गया, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, ये चौथी कक्षा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। किसको निकालना आसान है, किसको निकालना आसान है दोस्तों, इसको निकालना आसान है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में दोस्तों अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो देखिए इस इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन के बीच में दूरी क्या है, कम है, तो आकर्षण ज्यादा होगा। जबकि यहाँ पर इस प्रोटॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ गई ना, तो प्रोटॉन इसको कम आकर्षण से खींचता है, तो आप लोग आराम से इसको निकाल सकते हो, ठीक है? इसलिए फ्रांसियम की आप लोग की सबसे कम होती है, जो फ्रांसियम आप लोग का इससे भी नीचे होता है आप लोगों का, पोटेशियम से नीचे सीजियम, सीजियम से नीचे फ्रांसियम, तो उसमें तो बहुत ज्यादा आप लोगों का इजी हो जाएगा। समझ पा रहे हो दोस्तों? तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताइए।
आंसर हो जाएगा एटॉमिक साइज। देखो आप लोगों को पागल बनाने के लिए क्वेश्चन दिया है, पहले और सातवें दोनों समूह, ठीक है भैया, पहला समूह ये पहला ग्रुप हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा हो गया, सातवां हो गया, ठीक है। तो बोला जा रहा है जो समूह है, जो वर्ग है, जो ग्रुप है, इसमें जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेंगे, जैसे आप लोग एटॉमिक नंबर का पढ़ेंगे, जब नीचे हो गया हाइड्रोजन से लिथियम 3 आ गया, इसका 11 होता है, इसका 19 होता है, तो जैसे जैसे नीचे हो गया एटॉमिक नंबर बढ़ता है। तो बोला जा रहा है कि एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ में क्या क्या होता है दोस्तों, एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ में दोस्तों कक्षाओं का जो वो होता है, नंबर्स ऑफ सेल्स होते हैं, कोशों की संख्या बढ़ती जाती है। जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया, देखो लिथियम में केवल 2 कक्षा थी, इसमें 3 कक्षा है, इसमें 4 कक्षा है दोस्तों। कक्षाएं आप लोग की बढ़ती जाएगी, साइज बढ़ता जाएगा, तो ऊपर से नीचे आने पर दोस्तों एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, आप लोगों की परमाणु का आकार बढ़ता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, इसमें मैं थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा दूंगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का आराम से करने का क्वेश्चन है, जल्दबाजी में करने का नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, वेट, अरे ये क्या हो गया, वेट करिए, क्या हो गया, चलो मैं आपको ऐसे देता हूँ, रुको, यहाँ में कौन सा एक अलग है, चलिए फ्रेंड्स आंसर बताइए इसका, ठीक है, बताइए। देखो बोला जा रहा है नीचे दिए गए आईयूपीसी नाम से कौन सा एक अलग है, चलो समझते हैं दोस्तों। देखो मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों, जिसमें आप लोगों का OH आ जाता है उसका मतलब होता है एल्कोहल। जैसे आप लोगों का दोस्तों CH3OH है, तो इसमें OH ग्रुप पाया जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये आपका एक कार्बन है ना, इसका मतलब मेथिन मेथिन होता है, तो आपको OH लगे तो उसको हम लोग बोलते हैं मेथिल एल्कोहल, क्योंकि इसमें OH पाया जा रहा है ना। और जब इसका आईयूपीसी नाम लिखे जाता है तो दोस्तों एल्कोहल जब भी OH है तो उसमें लगता है ऑल, तो आपका क्या बन जाएगा, मेथेनॉल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, मेथेनॉल बन जाएगा। जैसे आपका C2H5OH है, क्लियर है क्या, तो इसको हम लोग बोलेंगे एथिल एल्कोहल, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, इसका नाम एथेनॉल हो जाएगा। तो C2H5OH एथेनॉल, एथिनॉल सही है यार ना, C4H9OH आप लोग का ब्यूटेनॉल या ब्यूटिल एल्कोहल बोल लो, बिल्कुल सही है दोस्तों। C3H5OH फॉर्मूला गलत है दोस्तों, C3H7 होना चाहिए, सही फॉर्मूला क्या होगा, C3H7OH, और ये आपका हो जाएगा प्रोपिल एल्कोहल, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोपेनॉल। तो फॉर्मूला गलत है, C3H5 नहीं होता, C3H7 होता है, ठीक है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ये आप लोग का बिल्कुल अलग है, मतलब आप लोग को गलत हो जाएगा ये, क्लियर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। ये ऑप्शन ए है, ये बी है, ये सी है, डी है, ध्यान रखिएगा। इसमें भी मैं आप लोगों को टाइम दे देता हूँ क्योंकि सोचना पड़ेगा। Which of the following is the correct match? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। देखिए इधर देखो, मैंने कितनी बार आप लोगों को बताया, एक होता है आपका एल्केन, एक होता है एल्कीन, और एक होता है एल्काइन। डिफरेंस क्या है, एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, एल्कीन का होता है CH2n, एल्काइन का होता है CH2n-2। क्लियर है क्या, तो देखिए आप लोग का एल्काइन CnH2n-2, ठीक है, एल्कीन CnH2n, एल्केन CnH2n+2, ये सही है आप लोगों का। देखो बाकी 40% ने आंसर दिया, ऑप्शन नंबर बी 30% दे रहा है, एल्कीन CnH2n सही है, एल्केन भी सही है, एल्काइन भी, ये भी सही है यार दोस्तों, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, ये भी सही है, ये तो सारे ऑप्शन सही है, एक जैसे आ गए। तो देखो एल्काइन CnH2 में एल्कीन सी, ठीक है, सारे ऑप्शन एक जैसे हैं, सारे ही ऑप्शन एक जैसे हैं। देखो इसमें एल्केन सही है, बस आगे पीछे दे दिया दोस्तों, तो सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे, मेरी सॉरी, ये तो सारे ही ऑप्शन सही है ना, सारे ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताओ। द स्टडी ऑफ हेमेटोलॉजी इज रिलेटेड टू, ये क्वेश्चन है, हेमेटोलॉजी इज रिलेटेड टू स्टडी ऑफ, आप लोग का जो हेमेटोलॉजी होती है ये किसकी स्टडी कहलाती है दोस्तों, स्टडी ऑफ ब्लड आपकी कहलाती है हेमेटोलॉजी। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। डैश इज द कैरियर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, आनुवंशिक सामग्री के वाहक कौन है। जेनेटिक सब्सटेंस क्या होता है दोस्तों, जिसकी वजह से आपके पेरेंट्स से आप में क्या आती है दोस्तों, कैरेक्टरिस्टिक आती है, और जेनेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, हमारी बॉडी में डीएनए होता है, तो डीएनए को कैरी कौन करता है, जीन करता है, जीन होता है आपकी डीएनए। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। बहुविखंडन के द्वारा डैश एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए दोस्तों ध्यान रखिए, आप लोगों को पता है रिप्रोडक्शन के अलग अलग मेथड होता है, एक तो होता है आपका सेक्सुअल, सेक्सुअल का मतलब क्या होता है, जिसमें फिजिकली कांटेक्ट होता है, जैसे ह्यूमन में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सेक्सुअल होता है। और दोस्तों कुछ ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल होता है, जैसे आप लोग का प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम क्या होता है, ये एक प्रकार का क्या है दोस्तों, प्रोटोजोआ है, ये एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। इसमें क्या होता है, जैसे प्लाज्मोडियम है तो दोस्तों ये खुद ही आपस में फिजन हो जाता है, टूट के दोस्तों दो नई आप लोग के ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लाज्मोडियम, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। द एनिमल ऑफ डैश आर इमूवेबल। दोस्तों पोरीफेरा नेमेटोडा ये आपको क्या दिया है, संघ दिए हुए, ये अलग अलग क्या है दोस्तों, संघ है आप लोगों के। तो ये आप लोगों के दोस्तों जो है कौन मतलब कौन से आप लोग के जो ग्रुप है उसके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल होते हैं, वो इमूवेबल होते हैं दोस्तों, पोरीफेरा क्या होता है। ठीक है, पोरीफेरा क्या होता है दोस्तों, इनके जो आपके छेद होते हैं ना, मतलब सॉरी इनकी बॉडी होती है ना, इनके छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं और ये आप लोगों की एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं करते, वहीं पर रहते हैं आप लोग के, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, तो पोरीफेरा के जो प्राणी होते हैं ना दोस्तों, वो अगतिशील होते हैं। तो राइट आंसर आपको जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। तो पक्षियों में कितने चैम्बर का हार्ट होता है, जैसे आप लोगों को पता है, हम इंसानों में जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर का होता है ना, तो इनमें कितने चैम्बर का होता है, इनमें भी 4 चैम्बर का होता है। ऑप्शन नंबर बी, देखो कल ही मैंने आपको पढ़ाया था। देखिए अगर मैं आप लोगों को बताऊं वर्टिब्रेट क्या होता है दोस्तों, जिनमें आप लोगों के बैकबोन पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। इनको 5 क्लासों में डिवाइड करा जाता है। एक तो हो जाएगा पीसेस मत्स्य, एक हो जाएगा एम्फीबियंस, मतलब जो आपके जल और स्थल दोनों पे रहते हैं, एक आपका हो जाएगा रेप्टाइल्स, एक आपका हो जाएगा एविस पक्षी, एक हो जाएगा मैमल्स। तो दोस्तों अगर चैम्बर ऑफ हार्ट की बात करें दोस्तों, मछलियों में केवल 2 चैम्बर होते हैं। एम्फीबियंस कौन से होते हैं, जो आप लोगों के जमीन पर भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं, जैसे आप लोगों का दोस्तों फ्रॉग हो गया। फ्रॉग का मतलब क्या है आप लोगों का, क्या बोलेंगे इसको हिंदी में, मेंढक हो गया आप लोगों का। तो दोस्तों इनमें क्या होता है, 3 चैम्बर होता है। रेप्टाइल्स क्या होता है, जो आपके रैंक के चलते हैं, जैसे सांप हो गई, आप लोगों का मगरमच्छ हो गया, छिपकली हो गई, इनमें 3 चैम्बर होता है। पक्षियों में कितने होते हैं दोस्तों, 4 चैम्बर होता है। और मैमल्स मैमल्स क्या होता है, जो दूध का श्रवण करते हैं, जैसे ह्यूमंस हो गए। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, 4 चैम्बर होता है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें किसका ब्लड वार्म होता है। राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा दोस्तों पक्षियों का। देखिए ध्यान रखेंगे दोस्तों, आप लोगों के जो फाइलम होते हैं अलग अलग, जो आप सॉरी क्लास होती है आपकी, फिशेज होती है, एम्फीबियंस होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, एविस होती है, मैमल्स होते हैं। तो दोस्तों इनमें के बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हम लोग इनको क्या बोल सकते हैं, या तो कोल्ड ब्लडेड बोल सकते हैं या वार्म ब्लडेड बोल सकते हैं। तो कोल्ड ब्लडेड कौन से बोलेंगे, ऐसे जीव जिनके बॉडी का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए। तो अगर चेंज हो रहा है तो इनको बोलेंगे कोल्ड ब्लडेड। अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर बाहर की बॉडी मतलब बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रहा तो इसको बोलेंगे वार्म ब्लडेड। जैसे हमारे में कौन सा होता है, वार्म ब्लडेड होता है। बाहर का टेम्परेचर मान लीजिए दोस्तों 10 डिग्री सेल्सियस है, तो हमारा क्या 10 हो जाएगा कि नहीं, हमारा तो 37 रहेगा जो नॉर्मल टेम्परेचर है। जबकि आप लोग की बात करें दोस्तों, जो छिपकली वगैरह होती है, इनके बाहर का टेम्परेचर कम होता है तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो जाता है। इनके बाहर का टेम्परेचर ज्यादा होता है तो इनके बाहर अंदर का इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। दोस्तों आपके जो पीसेज एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स है, पीसेज हो गया, एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, इनमें आप लोगों के कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, यानी इनकी बॉडी का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। जबकि पक्षियों का, मैमल्स का नहीं होता है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है दोस्तों, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। इनमें से कौन सा 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो आप लोगों को पता है दोस्तों, ह्यूमन का हार्ट 4 चैम्बर हार्ट होता है। तो ये आप लोगों का कौन ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं दोस्तों ऑरिकल, यानी दोस्तों आलिंद। नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं वेंट्रिकल यानी निलय। तो ये आपका होता है लेफ्ट ऑरिकल, ये होता है आपका राइट ऑरिकल, ये होता है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ये होता है आपका राइट वेंट्रिकल। तो 4 भागों में किसको विभाजित कर रहे हो, हार्ट को कर रहे हो। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। निम्न में से कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है। दोस्तों जो दूध बनता है वो कौन से हार्मोन से बनता है, प्रोलैक्टिन से बनता है। ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोलैक्टिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। विच हार्मोन इज रिलीज ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। दोस्तों जब भी आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो, तो कोई इमरजेंसी आ जाती है, कुछ भी एक्स वाई जेड, आप लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हो, तो दोस्तों आपकी बॉडी में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, एड्रेनलिन, जो आप लोगों को नॉर्मल करने की कोशिश करता है। और इसी एड्रेनलिन हार्मोन को हम लोग दोस्तों इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं। और ये कहां से निकलता है, एड्रेनल ग्रंथि से निकलता है। ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे, आज ना 25 क्वेश्चन करेंगे, थोड़ी तबियत खराब है ना, बताइए। सेल वॉल ऑफ द फंगस। दोस्तों मैंने कितनी बार बताया आप लोगों को, जो फंगस की सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति, वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और प्लांट्स की किसकी बनी होती है, सेलुलोज की होती है, लेकिन फंगस की किसकी होती है, काइटिन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आपका आज का आखिरी क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, देखते हैं कितने बच्चे सही जवाब दे पाते हैं इसका, फिर मैं आप लोगों को आपकी रैंक भी शेयर करूंगा। दोस्तों जो एंटीबायोटिक्स होती है ना, जो बैक्टीरिया को ग्रोथ नहीं करने देती ऐसी दवाइयां, तो वो कौन से फंगस से बनती है। तो ये आप लोग के बनते हैं दोस्तों पेनिसिलियम नाम के आप लोग के फंक्शन, ये आपके फंगस है, कवक से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। रैंक शेयर कर दूं, रैंक शेयर कर दूं। चलिए दोस्तों रैंक